शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका आरजे मेहताब। अरे भागलपुर के एफएम सुन रहे हो और इतना कम बीट, कमाल है। अरे बेस बढ़ाना भाई 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 भाई। 90.4 FM, 90.4 FM, 90.4 FM, it's your voice। 90.4 FM, 90.4 FM, 90.4 FM, it's your voice। सुनते रहो रेडियो एक्टिव। आज से हमारी इस श्रृंखला की बहुत ही अहम कड़ी शुरू हो रही है। हम बात करेंगे एक बहुत ही खास अभियान की, जिसका नाम है 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्वास्थ्य साथी, समुदाय के अपने सेहतिया सिंह जी। सेहतिया भैया, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेहताब जी, और सभी श्रोताओं का स्वागत। मुझे खुशी है कि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो हर घर से जुड़ा हुआ है, यानी पोषण और सेहत। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि राष्ट्रीय पोषण माह होता क्या है और क्यों मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह पहली बार 2018 में शुरू हुआ था। हर साल सितंबर से 1 महीने तक इसे मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को पोषण के बारे में जागरूक करना, स्वस्थ आदतें अपनाना और व्यवहार में बदलाव लाना। अब तक देश भर में 130 करोड़ से ज़्यादा पोषण से जुड़ी गतिविधियां हो चुकी हैं। इस साल 12 सितंबर से 11 अक्टूबर तक 8वां पोषण माह मनाया जा रहा है। वाह, यानी ये तो एक बड़े जन आंदोलन की तरह है। जी हाँ, यही नहीं, इसमें हर साल कुछ थीम भी होती है। इस बार कुछ खास विषय रखे गए हैं, जैसे पहला है मोटापे पर रोकथाम, मतलब कम तेल, कम चीनी और कम नमक का इस्तेमाल करना। दूसरा है पोषण भी पढ़ाई भी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे बच्चों को पोषण के साथ साथ शिक्षा भी दी जा रही है। तीसरा है एक पेड़ माँ के नाम, यानी पोषण के साथ पर्यावरण की भी रक्षा। और चौथा है शिशु और छोटे बच्चों के खाने की सही पद्धतियाँ। इसका मतलब है 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सही खान पान मिल सके। और 5वां है जो बहुत जरूरी है, वो है पुरुषों की भागीदारी। इसका मकसद है घर के पुरुष भी बच्चों और परिवार की पोषण व देखभाल में आगे आए। बहुत ही प्रेरणादायक विषय है। लेकिन सेहतिया जी, इस पोषण माह की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए, अच्छा पोषण ही सही सेहत का राज है। अगर माँ, बच्चा और किशोरी लड़कियां
स्वस्थ और पोषित होंगी तो देश भी मजबूत होगा। पोषण माह का मकसद है समुदाय को जागरूक करना, सरकारी सेवाओं को और बेहतर बनाना और सही जानकारी हर घर तक पहुंचाना। यह सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण, समानता और सबके सशक्तिकरण की भी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे पता चला है कि अलग अलग राज्यों में कई नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। जी, जैसे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के अभिलाषी ब्लॉक जमुनाहा में सरकार और समुदाय ने मिलकर एक अच्छा मॉडल तैयार किया है। वहां आंगनबाड़ी और आशा बहनों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। पोषण ट्रैकर जैसे ऐप का इस्तेमाल हुआ। परिणाम स्वरूप इससे गंभीर कुपोषण और मध्यम कुपोषण के मामले घटे। इसी तरह स्कूलों में ईट राइट अभियान चल रहा है। इसमें बच्चों को सुरक्षित और पोषित खाना मिलता है। स्कूलों में सेहत क्लब बन रहे हैं, पोषण बगीचे तैयार किए जा रहे हैं। बच्चे खुद सीख रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन जरूरी है। संदेश पहुंचाने के लिए दीवार पर चित्रकारी, स्वस्थ डायरी, कैलेंडर और खेल तक का सहारा लिया जा रहा है। वाह, यानी जो संदेश हम रेडियो पर सुनाते हैं वही धरातल पर भी लोगों की जिंदगी बदल रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 1 महीने का कार्यक्रम नहीं है। इसके जरिए ऐसा माहौल तैयार होता है जिसमें हर घर और हर व्यक्ति अपनी सेहत और पोषण को महत्व देता है। बहुत खूब। आज की बातचीत से मुझे ये समझ आया कि राष्ट्रीय पोषण माह 2025 सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो हमें सुपोषित भारत की ओर ले जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हम सबका यह फर्ज है कि घर घर तक पोषण का संदेश पहुंचाएं। छोटी छोटी आदतें बदलकर हम अपने बच्चों, माताओं और पूरे समुदाय का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। पोषण तो जरूरी है ही, लेकिन असल जिंदगी की शुरुआत होती है माँ की गोद और उसकी देखभाल से। और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, जो वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुका है? कंगारू मदर केयर यानी KMC। ये तो एकदम सही बात कही आपने। KMC यानी कंगारू मदर केयर एक खास देखभाल की विधि है, खासकर उन बच्चों के लिए जो समय से पहले पैदा होते हैं या जिनका जन्म वजन कम होता है। इसमें माँ या देखभाल करने वाला व्यक्ति बच्चे को सीधे अपने सीने से चिपकाकर स्किन टू स्किन लगाकर रखता है और इसके फायदे बहुत बड़े हैं। बच्चे का शरीर का तापमान ठीक रहता है, संक्रमण और ठंड लगने का खतरा घटता है, बच्चा माँ का दूध अच्छे से पी पाता है और माँ बच्चे का रिश्ता भी और गहरा हो जाता है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे छोटे या प्री टर्म बच्चों की देखभाल के लिए जरूरी मानक बताया है। सचमुच ये जानकारी तो हर माँ बाप तक पहुंचनी चाहिए। और इसी विषय पर और विस्तार से बात करने के लिए अब हम सुनेंगे डॉक्टर मनोज पाल को, जो हमें KMC के बारे में और भी अहम जानकारियां देंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज पाल मौजूद हैं, जो कि द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर पाल एक मेडिकल डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सुरक्षित ऑपरेशन, मातृ स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आपातकालीन देखभाल और लैंगिक हिंसा जैसे कई अहम मुद्दों पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाए हैं और सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया है। उनकी खासियत है कि वे कार्यक्रम में क्वालिटी और समावेशन का ध्यान रखते हैं, चाहे बात महिलाओं की हो, युवाओं की हो या पूरे समुदाय की हो। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर डॉक्टर और मनोचिकित्सज्ञ के रूप में भी काम किया है। लोग उन्हें पीपल्स पर्सन भी कहते हैं क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और सहज बने रहते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर पाल मौजूद हैं और वो हमारे साथ कंगारू मदर केयर पर कुछ बातचीत करेंगे। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा और हमारे समुदाय का पहला सवाल ये रहेगा कि कंगारू मदर केयर आखिर है क्या और इसे भारत के जननी सुरक्षा कार्यक्रम में कैसे जोड़ा गया है? जी, तो आप जानेंगे कि जैसे हमारे यहाँ बहुत से बच्चे
समय से पूर्व यानी प्री टर्म पैदा होते हैं या उनका वजन जितना होना चाहिए उससे कम होता है, जिसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कंगारू मदर केयर एक तरीका है जिसके द्वारा बहुत सारा इन्फेक्शन या बच्चों में होने वाले तापमान की कमी, हाइपोथर्मिया से बचा जा सकता है। ये बहुत ही लो कॉस्ट, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है, एक तरीका है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार भी इसे अपने कार्यक्रम में लगभग 2014 से शामिल कर चुकी है, जिसकी गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा पहले दी जा चुकी हैं। सर, दूसरा सवाल ये है कि माँ की छाती से नवजात को चिपकाकर रखने के क्या फायदे हो सकते हैं और ये नवजात मृत्यु को कैसे कम करता है? जी, तो माँ की छाती से नवजात को चिपकाना के बहुत सारे फायदे हैं। अमूमन जब भी बच्चा पैदा होता है तब भी बच्चे को माँ की छाती पे रखा जाता है, जबकि अगर वो स्वस्थ होता है तब भी, यानी अगर बच्चा लो बर्थ वेट नहीं है, बच्चा प्रीटर्म नहीं है, तब भी उसे माँ की छाती से चिपकाने के बहुत लाभ होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों में जहाँ वजन कम हो या वो समय से पूर्व पैदा किए हो, यहाँ ये बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे बच्चे हाइपोथर्मिया से, यानी उनका जो शरीर का तापमान है वो गिर जाता है, इस चीज का बहुत संभावना ऐसे बच्चों में रहती है, जिसके लिए ये जरूरी है कि वो माँ के स्तन के पास जो है वो चिपके रहें। इससे माँ का टेम्परेचर और बच्चे का टेम्परेचर बराबर रहता है, तो बच्चे में हाइपोथर्मिया नहीं होता। दूसरा, इससे इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। माँ के शरीर पर जो विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो ही बच्चे में जाते हैं और वो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत कारगर होते हैं। तीसरा, इससे माँ के साथ बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो माँ के साथ चिपका रहता है, तो वो माँ को ही देखता है, माँ को ही सुनता है, माँ का ही दूध पीता है, तो इस वजह से बच्चे और माँ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ का दूध जो है वो बच्चे को ज्यादा मिल पाता है। अमूमन ही देखा गया है और हम सभी जानते हैं कि सरकार ने बहुत कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी शुरुआत में ही होना तथा पूरे कार्यकाल तक यानी 6 महीने तक होना, ये संभव नहीं हो पाया है। तो शुरुआती तौर पे ब्रेस्ट फीडिंग करने से माँ और बच्चे दोनों को बहुत फायदा होता है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ऐसे माँ और बच्चे जब साथ साथ रहते हैं कंगारू मदर केयर में, तो बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज जो होते हैं वो कम होते हैं। आगे जाके बच्चे में ऐसे भी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि आगे जाके बच्चे में ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां कम होती हैं। तो ये सभी के लिए फायदेमंद चीज है। जी सर, जैसे आपने बताया कि प्रीटर्म बच्चे के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंगारू मदर केयर, तो इसे स्पेशल न्यूबॉर्न SNCU यानी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट और आशा आंगनवाड़ी सेवाओं से कैसे जोड़ा गया है? जी, तो प्रीटर्म बच्चों को कई बार इंक्यूबेटर की जरूरत महसूस होती है। ये वहाँ के डॉक्टर निर्धारित करेंगे कि उसको इंक्यूबेटर में रखा जाए या माँ की छाती से चिपकाया जाए। अगर मान लीजिए बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको कंगारू मदर केयर नहीं दिया जा सकता। लेकिन जहाँ पर SNCUs हैं, जहाँ बच्चा स्टेबल है, उसका सांस ले पा रहा है, वैसे दिल की धड़कन सही चल रही है, लेकिन प्रीटर्म है, ऐसे बच्चों को अगर SNCU के साथ कंगारू मदर केयर की सुविधा प्राप्त हो जाए तो ये बच्चों के मॉर्टेलिटी को बहुत कम कर सकती है। तो इसलिए सरकार ने भी अभी ये शुरू किया है, मुहिम शुरू की है कि SNCUs के आजू बाजू जहां तक संभव हो पाए वहां पर कंगारू मदर केयर के वार्ड्स बनाए जाएं, जहां महिलाओं को एक प्राइवेसी मिले कि वो अपने बच्चे को छाती से लगा पाए और उनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा सके कि कैसे कंगारू मदर केयर करना है। तो ये अभी मुहिम चल रही है और जहां नए अस्पताल बनेंगे वहां पर ये SNCU के साथ साथ ही होगा। सर, आपने बताया कि शिशु का वजन और स्वास्थ्य तो कैसे सुधरता है कंगारू मदर केयर से, मगर इसे पोषण अभियान से कैसे जोड़ा गया है? देखिए, जहां लो बर्थ वेट बच्चे की बात होती है तो वहां पर ये संभावना हमेशा रहेगी कि जैसे ही वो अपने न्यूबॉर्न पीरियड से 28 डेज के पीरियड से बाहर निकलेंगे तब भी वो कुपोषित रहेंगे।
अगर उन्हें सही पोषण नहीं दिया गया। और कुपोषण की संभावना उनके लाइफ लॉन्ग रहेगी अगर उनके शुरुआती तौर पर उनको सही पोषण ना दिया जाए। तो कंगारू मदर केयर में शुरुआती तौर पे गाइडलाइंस में बताया गया कि शुरुआती तौर पे कैसे बच्चों को पोषण दिया जाए, यानी माँ का दूध ही दिया जाए, और अगर संभव नहीं है तो फिर माँ का एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दिया जाए। अगर वो भी संभव ना हो तभी फॉर्मूला फीड पे जाया जाए। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होंगे तो उनका पोषण नियमित रहे, इसके लिए जरूरी है कि पोषण अभियान के साथ वो बच्चे जुड़े रहें। सर क्या कंगारू मदर केयर सिर्फ माँ दे सकती है या पिता या अन्य परिवारजन भी किसी भी तरीके से मतलब दे सकते हैं? जी, तो कंगारू की मदर केयर कोई भी दे सकता है। माँ के साथ इसको इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग का है, क्योंकि माँ दूध पिला सकती है। तो माँ को तो करना ही करना है, लेकिन ये प्रैक्टिकल ये संभव नहीं हो पाता कि सारे टाइम सिर्फ माँ ही बच्चे को लेके मतलब माँ ही बच्चे को चिपका के रखे। तो इसके लिए जरूरी है कि जो परिवार के दूसरे लोग हैं वो भी कंगारू मदर केयर कैसे देना है इसके बारे में जानकारी रखें और दें। एक चीज जो इसमें गौर करने लायक है कि प्रीटर्म बच्चों को ज्यादा हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग हैंडल करें, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए परिवार के लोग 2 या 3, जैसे कि सासू माँ हो गई या माँ हो गई, वो अगर इसको, और पिता हुए वो अगर इसको करेंगे तो उसके कई बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये होगा, फिर प्रैक्टिकली होगा। हम कहते हैं कि मदर के साथ कई बार एक्सटेंडेड कंगारू मदर केयर 8 से 12 घंटे करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकली कई बार माँ के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसमें पिता को शामिल किया जाए तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो कंगारू मदर केयर हो पाएगा, दूसरा बॉन्डिंग की जहां हम बात करते हैं, अगर मदर के साथ टच होने पे बच्चे की बॉन्डिंग होती है तो फादर के साथ भी टच होने पे बच्चे की बॉन्डिंग होगी, और ये 2 तरफा होगा, बच्चे की भी होगी और फादर की भी होगी। तो ये जरूरी है कि इसमें परिवार के जनों को जोड़ा जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो और अगर मदर कंगारू मदर केयर करें तो क्या वो 12 घंटे तक ही करना होता है? मतलब क्या समय, कितने समय तक करना चाहिए इसको? मैं कहूँ ये डिपेंड करता है कि 12 घंटे तो कंटिन्यूअस होगा कि अगर बच्चा मान लीजिए बहुत प्रीटर्म है लेकिन हीमोडायनेमिक स्टेबल है, 32 वीक से कम का है, और उसकी कंडीशन क्या है, 4 से लेकर 12 घंटे तक कहीं भी हो सकता है। शॉर्ट पीरियड होता है, एक्सटेंडेड होता है, तो कहीं तक बच्चे की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो कि कितनी देर करना है। लेकिन अगर बच्चे को मान लीजिए एक्सटेंडेड भी करना है तो जब परिवार होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिर्फ माँ के ऊपर नहीं रहा, माँ, बाप और सासू माँ। ध्यान रखना पड़ता है उसमें कई बार, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा केयर गिवर के पास जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि अगर केयर गिवर साफ सुथरे नहीं हैं, अगर वो नहा के नहीं आए हैं या कपड़े वैसे हैं, तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ केयर गिवर हों और वो इस बात को समझें। इसीलिए शायद फैमिली काउंसलिंग कंगारू मदर केयर में बहुत इम्पोर्टेंट है। जहां तक बात आशा की है, डिस्चार्ज होने के बाद कंगारू मदर केयर कंटिन्यू रहना चाहिए। आशा की विजिट होती है, तो उस विजिट में अगर आशा उनको काउंसल नहीं कर पाएगी या उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएगी, फॉलो अप नहीं कर पाएगी, तो कंगारू मदर केयर कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आशा आंगनवाड़ी को सही ट्रेनिंग देना और उनके फॉलो अप में शामिल करना 2 कारगर तरीके होंगे जिससे कंगारू मदर केयर को कम्युनिटी में भी करा जा सकता है। सर, ग्रामीण इलाकों में इसे अपनाने में क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे CHC, PHC, इनका क्या हल निकाल सकते हैं? देखिए, कई बार दिक्कतें कम्युनिटी में किस तरह की सोच है और किस तरह के वहाँ पर वैल्यूज हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। अभी भी हमारे यहाँ कई कम्युनिटीज़ में, कई ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है कि वो अभी भी मदर और चाइल्ड को सेपरेट रखने की कोशिश की जाती है कि एक बार दूध पिला दिया और बच्चे का डायपर चेंज हो गया तो उसको सेपरेट करने की कोशिश की जाती है। प्री टर्म लो बर्थ वेट में ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनको समझाना ये चीज़ कि ये क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है, ये बहुत अभी अब आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक हमारे यहाँ कभी भी
अगर हम थोड़ा सा जेंडर रोल्स की बात करें तो कभी भी फादर को बहुत टच नहीं करने देते हैं, खासकर प्री टर्म बच्चा या जब बच्चा छोटा होता है, लो बर्थ वेट होता है, तो लोगों को बहुत डर होता है कि हम इसको पकड़ेंगे कैसे। बच्चे की गर्दन के नीचे हाथ रखना होता है या बच्चे को स्ट्रेट पकड़ना होता है, तो वो डर जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन से या जब आशा या आंगनबाड़ी उनको बताएगी तभी निकाला जा सकता है, और उनको इन्वॉल्व करने से। यानी कि अगर हम केएमसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, सिर्फ मदर की करेंगे या सिर्फ मदर और मदर इन लॉ की करेंगे, सासू माँ की करेंगे, तो शायद वो वहीं तक रह जाएगा, वो ज्ञान जो है वहीं तक रह जाएगा। तो ज़रूरी है कि फादर को, खासकर फादर को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, उनको सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि फादर पकड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन डर, तो उस डर को कैसे निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, SDG 3 के लक्षणों को पूरा करने में कैसे मदद करता है ये? देखिए, अभी SDG 3 का अगर आप देखें तो मैक्सिमम मोर्टालिटी जो है हमारी नियोनेटल पीरियड में ही हो रही है अभी भी। भारत सरकार तो अर्ली नियोनेटल मोर्टालिटी को लेस देन 10 करने पे काफ़ी जोर दे रही है, बट अभी भी लगभग 45% जो हमारी मोर्टालिटी है वो नियोनेटल पीरियड में होती है। तो हमारे गोल्डन रूल होता था कि 1-1-1, यानी सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट डे पे ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न उसमें प्री मैच्योरिटी है और लो बर्थ वेट है। तो अगर हम प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट दोनों को एड्रेस कर पाएंगे तो SDG का लक्ष्य जो है वो हासिल करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो ये 2 मेन रीज़न है इन नियोनेटल मोर्टालिटी। सर, आई थिंक सारे सवालों का आपने जवाब दे ही दिया है। बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि मतलब आपने बता दिया है कि कैसे माँ बाप और मतलब परिवारजन सहयोगकर्ता बन सकते हैं, लेकिन आप समुदाय को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जन्म के तुरंत बाद माँ को, फैमिली को, पिता को क्या करना चाहिए, मतलब कैसे सहयोगकर्ता बनना चाहिए? देखिए, जन्म के तुरंत बाद मैं तो यही बोलूंगा कि बच्चा उनका है, वही सबसे बढ़िया देखभाल कर सकते हैं। ये साइंस भी कहती है, ये हमारा कल्चर भी कहता है। तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देना, उनको माँ के करीब रखना, माँ और बाप के करीब रखना, है ना। ये इंश्योर करना कि उसको फीडिंग मिल रहा है और नेचुरल फीडिंग मिल रहा है। नेचुरल फीडिंग से मेरा मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और ये इंश्योर करना कि बच्चा किसी भी तरीके से हाइपोथर्मिया में, यानी बच्चे को कभी ठंड ना लगे। इसका सबसे बेहतर उपाय है कि बच्चा स्किन के कांटेक्ट में रहे। इसका एक सिंपल रीजन ये है कि हमारा टेम्परेचर 37, बच्चे को चाहिए 37, स्किन पे टेम्परेचर आया 37, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कुछ भी चल रहा, इसलिए स्किन सबसे बेहतर तरीका है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो उसको मेंटेन करें। साफ सफाई, यानी कि बच्चे, खासकर प्रीमेच्योर बच्चे, बहुत उनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है, तो इन्फेक्शन होने की बहुत संभावना रहती है। और इन्फेक्शन रोकने के बड़े सिंपल तरीके होते हैं। आपके शरीर जिससे आप चिपका रहे हैं वो साफ होना चाहिए, बच्चे के कपड़े साफ होने चाहिए, और बहुत ज्यादा हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा बच्चे को। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एक चीज और, ऐसी परिस्थितियों में क्लिनिकल डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है। किस बच्चे को कितनी देर के लिए रखना है। किसी को 4 घंटे चाहिए, हमने अभी बात, किसी को 4 घंटे चाहिए, किसी को 6 घंटे चाहिए, किसी को 12 घंटे चाहिए, किसी को डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, कहीं नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने डॉक्टर, अपने नर्स पे विश्वास भी करें कि वो आपके बच्चे के लिए ही सारे काम कर रहे हैं जी। ये इसमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो सर, इसकी अवेयरनेस अभी कम है, इसकी अवेयरनेस और लोगों में फैलाने की ज्यादा जरूरत है। इसकी अवेयरनेस अभी बहुत कम है। हम देखते हैं अभी बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, खासकर जब हम बोलते हैं कि 4 घंटे 6 घंटे, तो उनको लगता है कि इसकी क्या जरूरत है। जी, अवेयरनेस कम है। तो क्या कुछ मिथ्स भी हैं लोगों के दिमाग में इसको लेके? मिथ्स हैं, मिथ्स लोग इसके जो इम्पोर्टेंस है वो समझ नहीं पाते। तो जैसे ही मान लो कंगारू मदर केयर आपने अस्पताल में शुरू भी करवा दिया,
और ये बोल के भेज दिया कि आप घर पे कर लेना, लेकिन क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस लोग समझ नहीं पाते इसलिए वो घर पे जाके करते नहीं, और बच्चा फिर वापस लैंड करता है ओपीडी में कि बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है ना, बच्चा का वजन कम हो गया। तो ये थोड़ा सा लोगों को शायद समझाने की जरूरत है। इसका नेगेटिव मिथ्स नहीं है, बट इसके पॉजिटिव मिथ्स भी नहीं। सेहतिया जी और डॉक्टर मनोज पाल जी का धन्यवाद, आपने आज बहुत उपयोगी जानकारी दी। पर जाने से पहले हम लेंगे शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। दोस्तों, आप भी अपने गांव, मोहल्ले और अपने घर में इस पोषण माह को सफल बनाइए। स्वस्थ रहिए, पोषित रहिए। आज का हमारा एपिसोड यहीं समाप्त हुआ। तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और सेहतिया सिंह जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां होगी मुख्य बीमारियों की जांच, विशेषज्ञ परामर्श आदि। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत, जिसमें महिला और बच्चों के पोषण, सीमित तेल और चीनी के सेवन एवं मोटापे के नियंत्रण आदि पर जोर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलेगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क।